हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है कि साइंस है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इस टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि हम जब किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका ये कंसेप्ट होएगा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रीज़न ये होएगा कि वी वांट टू डेवलप। किसी भी कंट्री के साथ जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंपैरिजन करेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट क्यों नहीं है। ठीक है, और भी वेरियस चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जब हम कंपैरिजन्स करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के इम्पैक्ट्स देखते हैं। सपोज कीजिए हमने किसी भी कंट्री से कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया, मान लीजिए हमने यूके से उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट कर लिए। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, पॉलिटिक्स जो है हमने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं उठाया हुआ किसी कंट्री के, हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसमें से कुछ अच्छी चीज़ों को इंक्लूड किया, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। रीज़न ये था कि हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिलेक्ट किया। तो हम चीज़ें क्या करते हैं, कंपैरिजंस करने के बाद उनको क्या करते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही पर्पस था। अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब एमर्ज हुआ, अभी उसका कंटेम्प्रेरी स्टेटस क्या है, उसकी स्टेजेस क्या थी, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सिर्फ उसके बारे में पहले ब्रीफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आया, आपको लगा कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियोज़ हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बाद में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट रॉबर्ट डेहल। उन्होंने ये बोला था कि इफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एनी कंसेप्चुअल वैलिडिटी इट मस्ट एड्रेस 3 मेजर ऑब्स्टेकल्स। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक सा मीनिंग है, ठीक है, कि हम जो गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बारे में हमने चीज़ें काफ़ी सारी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट डेहल ये बोल रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में अगर इसको आपने एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, इसको स्टडी किया जा सके सो दैट कि जस्ट ये एक थ्योरी ना बन के रह जाए, तो हमने 3 ऑब्स्टेकल्स इसके क्लियर करने हैं। सबसे पहला ऑब्स्टेकल हमने इसका क्या क्लियर करना है, इनहेरेंट नॉर्मेटिव। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि जस्ट ऑब्जर्वेशंस, आपने किसी कंट्री की वहाँ की एक्टिविटीज़ को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्जर्व कर लिया और फिर उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या बोल रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दूसरी कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझना है, फिर हमने उसे प्रैक्टिकली ये सोच के कि क्या गलत है क्या सही है, फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। सेकंड थिंग, हमने क्या, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स। अब हमने ये चीज़ें की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है कि साइंस है, ना तो ये कंप्लीट आर्ट है ना ही ये कंप्लीट साइंस है। उसका रीज़न ये था कि कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो इसके फिक्स्ड हैं, मतलब जैसे एक साइंस बिहेव करती है वो चेंज नहीं होते, वो तो है, लेकिन जब हम इसको इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डीलिंग क्या है, मैंस के साथ है, ह्यूमंस के साथ है। ह्यूमंस का बिहेवियर सेम सभी जगह पे होता नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी, ठीक है, कि अगर इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया में लगी, अगर वही डेवलप्ड कंट्रीज में लगती तो उसका जो रिएक्शन आता वो अलग होता, लेकिन इंडिया में उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो हमने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी चीज़ को
पढ़ना है और उसको इम्प्लाई करना है, तो हमने क्या करना है, ह्यूमंस के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना है, वहाँ की कंट्रीज के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, as long as public administration is not comparative, claims for the science of public administration sounds hollow. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तब तक एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तब तक ये सब्जेक्ट की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक ये क्या नहीं है, कंपैरेटिव नहीं है। कंपैरेटिव इन द सेंस जब तक आप अपनी चीज़ों को दूसरी की चीज़ों के साथ कंपैरिजंस नहीं करते। रीज़न ये है कि हम ये मानते हैं कि साइंस जो है वो आपकी फिक्स्ड है, मतलब कि वो वेरी नहीं करते, उसके फॉर्मूलाज एब्सोल्यूट आते हैं। जैसे मान लो 2+2 मैथमेटिक्स की बात करें तो हमेशा 4 आएगा, लेकिन जब हम साइंस में ही बात करते हैं वहाँ पे बहुत सारी अजम्पशंस एक्सेप्शंस भी होती हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप साइंटिफिक टर्म्स में बात करो वहाँ की कंडीशंस चेंज कर दो। मान लो मॉलिक्यूल्स, अगर आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको थोड़ा समझने में टफ लगेगा। किसी मॉलिक्यूल्स की अगर हम टेम्परेचर प्रेशर्स की कंडीशन चेंज कर दे तो वो मॉलिक्यूल एक अलग तरह से बिहेव करता है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन आप एक कंट्री का कॉपी पेस्ट करके दूसरी में नहीं लगा सकते। रीज़न ये है कि ह्यूमंस जब अलग तरीके से बिहेव करेंगे तो उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है डेवलप्ड कंट्रीज में सक्सेसफुल हो, लेकिन आपकी डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में वो हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। सो दैट कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजंस देखने पड़ेंगे, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इनसेपरेबल पार्ट रहेगा, इसलिए हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करें तो कौन से मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। कौन से सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्हों का बहुत मेजर रोल रहा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक सब पार्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम कंपैरिजंस करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विद इन डेवलपिंग कंट्रीज में ही कंपैरिजंस किए गए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया अपने आप में एक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है कि यहाँ के ही अंदर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स है। इवन यू कैन कंपेयर पंजाब और हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करो आप पंजाब और दिल्ली को ही कंपेयर कर लीजिए, अभी दोनों जगह पे सेम पार्टी एक गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन पंजाब की प्रॉब्लम्स अलग है और दिल्ली की गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब एक स्टेट है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं जब आप कंपेरिजन्स करते हो, ठीक है। तो डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या करना चाहती हैं, डेवलप होना चाहती हैं, ठीक है। डेवलप होना चाहती हैं इसलिए वो किसी से कंपैरिजंस करती हैं। कंपैरिजंस करने के बाद वो क्या एक्सेप्ट करती हैं, रिजेक्ट करती हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके वो डेवलपमेंट का मकसद क्या निकालते हैं, डेवलपमेंट का उनका मीनिंग क्या है, वो क्या समझते हैं डेवलपमेंट का मतलब। क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही डेवलपमेंट माना जा सकता है, या फिर बाद में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के नाम पे आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। अभी आपका बात करें तो जोशीमठ का इंसिडेंस न्यूज़ में है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेना, ठीक है, सड़कें बना लेना और आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देना, क्या इसका मतलब डेवलपमेंट है। तो पर्टिकुलरली कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है फिर वो क्या चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही चीज़ें चलती हैं। वी वांट टू कंपेयर, वी वांट टू डेवलप, क्योंकि हम डेवलप करना चाहते हैं इसलिए हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, क्या हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। CPA इन सिंपल टर्म्स रेफर्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, CPA इन सिंपल टर्म्स रेफर्स टू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स फंक्शनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स, जियोग्राफिकल सेटिंग्स, डिफरेंट पीरियड्स। कहने का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को ही अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को डिफरेंट कंट्रीज में अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंट कंट्रीज में दैट मीन्स क्रॉस नेशनल, ठीक है, देशों को कंपेयर कर सकते हो आप, उनके अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट ज्योग्राफीज को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइम पीरियड, इवन कि एक सिंगल कंट्री के अंदर आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स को भी कंपेयर कर सकते हो।
जब हम बात करते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड भी देखा था, हिस्टोरिक हिस्ट्री के साथ क्या है, हमने ये देखा था कि जब तक आप किसी कंट्री की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हम बात करें कि एंशियंट टाइम पे अगर बात करें, सती प्रथा चलती थी, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। तो हम टेम्पोरल्स जो हैं, मतलब कि टाइम पीरियड के अराउंड भी कंट्रीज की सिचुएशंस को कंसीडर करके, कंपेयर करके वहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स की बात करते हैं। वो रिफॉर्म्स क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजंस कर रहे हैं कि हम आज से 15 साल पहले कहाँ थे, क्या सिचुएशंस थी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है या फिर हम उनको चेंज करना चाहते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अल्टीमेटली आपका एक गोल है कि यू वांट टू चेंज, यू वांट टू डेवलप। आप चेंज होना चाहते हो, आप डेवलप होना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग कंपैरिजंस। जहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ इस पेज में, अल्टीमेटली आपका जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन पर्पज़ क्या रहेगा, आप डेवलप होना चाहते हो। ठीक है, अब डेवलपमेंट के मीनिंग बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशंस के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट में और एक इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जो आपका अमेरिकन साइंसेस जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ग्रुप है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, अभी के लिए फिलहाल आप यही समझ लो। तो उन्होंने भी डिफाइन किया था, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी स्टडीज की हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, 1960s में ये बना था। डिफाइन करता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अप्लाइड टू डाइवर्स कंट्रीज, कल्चर्स एंड बॉडी ऑफ फैक्चुअल डाटा दैट कैन बी एक्सटेंडेड एंड टेस्टेड। कहने का मतलब यह है कि वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसी थ्योरी मानता है जो हम डाइवर्स कंट्रीज में समझने के बाद, पढ़ने के बाद जब कोई फैक्चुअल डाटा निकालते हैं, हम उसको दूसरी कंट्री में फिर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि क्या ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सेटिंग्स में, और फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या करते हैं कि उस कंट्री में भी उसको इम्प्लीकेबल बना देते हैं या फिर उसको चेंज कर लेते हैं। अदर राइटर्स, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला। राइटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, हम तो सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं आपको। ठीक है, निम्रोल्ड राफेली, ठीक है, रॉबर्ट जैक्सन, ये अदर राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला था। वो हम डिटेल में करेंगे कि इन्होंने क्या बोला। अभी हम सिर्फ ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे जब हम उसको, तो डिटेल में सारी चीज़ें करेंगे। ईयर्स भी याद करने पड़ेंगे आपको, ऑथर्स के नेम भी याद करने पड़ेंगे, उसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी याद करना पड़ेगा, स्टेजेस भी याद करनी पड़ेंगी कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब अपना रेजिंग कंसेप्ट बना, कब वो डिक्लाइनिंग कंसेप्ट बना, कब वो फिर रिसर्जेंस में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डिटेल में होंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या करना है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ओवरऑल समझना है। फिर एक ऑथर है फेरल हेडी, डिस्टिंग्विश्ड फॉर इम्पोर्टेंट रीजंस रिसर्च फोकस इन CPA। उन्होंने ये बोला था कि जब आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 4 आपके मेन पर्पजेस होने चाहिए, 4 आपका रिसर्च फोकस होना चाहिए। मतलब कि आप स्टडी क्यों करोगे, तो 4 पर्पज हैं। मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, कहने का मतलब यह है कि कॉन्टिन्यूटी विद द अर्ली लिटरेचर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ द वेस्ट विथ, कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को कंपैरिजंस करते हो तो ऐसी चीज़ों को कंपैरिजन नहीं करना जो बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हाथी को घोड़े से कंपेयर कर रहे हो, चीज़ें वो चीज़ होनी चाहिए जो कंपेरेबल हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप यूके के एडमिनिस्ट्रेशन को यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपैरिजंस कर सकते हो तभी आपको कंपैरिजंस करना है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको एब्रप्ट चेंज लेके आना है। ठीक है, तो मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, जो आपका लिटरेचर पहले लिखा जा चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उन जो चीज़ों के ऊपर पहले लगा हुआ था, तो दोनों चीज़ों के अंदर कंपैरिजंस होना चाहिए। और वेस्ट का हमने ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी पेस्ट किया, हम उसको कंपैरिजंस कर सकते हैं क्योंकि वो कंपेरेबल हैं। सेकंड थिंग उन्होंने बोली डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, आपका पर्पस कंपैरिजन का होना चाहिए कि आप डेवलप करना चाहते हो। कैपेबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स टू ब्रिंग चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक
टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि आपका पर्पस डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का रियल पर्पस ये होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए काम करे, सोशियो और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक विकास वहाँ के लोगों का, वहाँ की कंट्री का हो, ये उसकी ओरिएंटेशन रहनी चाहिए, कंपैरिजन का ये पर्पस होना चाहिए। थर्ड थिंग, जनरल सिस्टम्स मॉडल बिल्डिंग। जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे उसके बाद हमने एक थ्योरी बनानी है जो ओवरऑल एनवायरनमेंट, जो ओवरऑल कंट्रीज के ऊपर क्या हो सके, इम्प्लीकेबल हो सके कि हाँ ये चीज़ें कल्चर डिपेंडेंट होती हैं, ये चीज़ें आपकी टाइम डिपेंडेंट होती हैं, हम बता सकें जिसको सारे लोग एग्री कर सकें। फिर होती है आपकी मिडल रेंज थ्योरी। मिडल रेंज थ्योरी का मतलब ये होता है कि फोकस ऑन सर्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अभी मैंने ये बोला कि पहली बात तो चीज़ें कंपेरेबल हों, चीज़ें कंपेरेबल हैं लेकिन उसकी भी आप सारी चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ आप वो चीज़ें कंपेयर कर सकते हो जो चीज़ें कंपेरेबल हैं। तो आपको एक मिडल रेंज थ्योरी बनानी है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो है वोकेबलरी जो है यहाँ के टर्म्स अलग से याद करनी पड़ेंगी। ब्रैकेट में मैंने उनका सिंप्लीफाइड मीनिंग लिखा हुआ है। मिडल रेंज थ्योरी का मतलब क्या है, फोकस ऑन सर्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपेयर नहीं हो सकता, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको वो कंपेयर करने, ठीक है। अभी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे हमारा मोटिवेटिंग कंसर्न्स क्या रहेगा। जैसे फेरल हेडी ने बात की वैसे हमारी 4 या 5 पॉइंट्स हो रहे हैं। वो क्या है कि सर्च फॉर थ्योरी, हम एक थ्योरी बनाना चाहते हैं क्योंकि विदाउट थ्योरी आपको ये लगता है कि उसमें यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, फिर तो हर एक पॉइंट पे ऊपर एक अलग बात होगी जिसको आप कभी भी वेरीफाई कर नहीं सकते। रेंज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशंस नहीं होनी चाहिए, हमने पहले ही स्लाइड में बात कर ली है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ा था, पॉलिटिक्स से सेपरेट करके आप इसको देख नहीं सकते। तो जैसे जैसे आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्ले करेगी वैसे वैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज होगा। इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च ट्रेंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारा इंटरेस्ट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि जो इंटरेस्ट था रिसर्चर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ट्रेंड थे, उन्होंने फर्दर उसको रिसर्च करना चाहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं वो सभी कंट्रीज में सेम हो नहीं सकते। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, नार्को टेररिस्ट प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, वो आपकी सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने भी हमें क्या किया, फोर्स किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरीके से समझें और पढ़ें। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स सब्जेक्ट ब्रॉडर, यूजफुल एंड इंटरडिसिप्लिनरी। यहाँ पे हमने एक वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी यूज किया, इसका रीजन ये है कि हमने पहले की क्लासेस में ये पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि हमें उस कंट्री के अंदर या फिर हमने उस रीजन के अंदर वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लॉ, हमने सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है, तब जाके हम वहाँ पे एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक जो चैप्टर्स हमारे थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तब आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ नहीं सकते। यहाँ पे कुछ बिल्कुल ही अब्रप्ट चेंज आ गया आपके सिलेबस में, ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यही है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है और उसका पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि वो सेम हो नहीं सकती, सेम नहीं हो सकती तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम नहीं हो सकता, आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी की वजह से ब्रॉड होता चला जा रहा है। अभी हम ओरिजिन की बात करें, इट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें कि क्या पब्लिक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई न्यू कंसेप्ट है, कब स्टार्ट हुआ, तो ये कोई नया नहीं है। इसका सबसे पहला अगर हम क्रेडिट देना चाहते हैं, वैसे तो एंशियंट टाइम से कंपैरिजन चल रहे हैं, लेकिन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी अगर हम बात करें, वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले एक अपने उन्होंने एक एस्से लिखा था, उनके एस्से का नाम था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, उन्होंने ये ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक वेट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
के लिए उन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे लिखा था जो उनका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली 1887 में पब्लिश हुआ था। वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कोई कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की थी, बस उन्होंने ये बोला था कि यूएसए की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें यूके के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है थोड़ा, ठीक है। बट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एक्चुअल स्टडी जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी एमर्ज हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो 1942 के बाद, है ना, 1945 तक लगा लो, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुई। पहला मार्शल प्लान जो उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ को दिया गया क्योंकि वॉर में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। उनके पास इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पैसा नहीं था। सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पॉइंट 4 प्रोग्राम, ठीक है। तो उनको असिस्टेंस दी गई कि उनको कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, सो दैट कि कैसे उन्होंने अपने इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस करनी है, सो दैट कि वो रिवाइव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद ये भी रीज़न था कि उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या हो गई थी, आज़ाद हो गई थी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो कॉलोनीज रूल करते थे, जो ये पावर्स थी, यूके है, रशिया है, जर्मनी है, जिन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को आज़ाद किया। तो वो कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फूड को लेके, क्लॉथ को लेके, लिटरेसी को लेके, ठीक है। वो डेवलप होना चाहते थे। तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या किया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। चलता रहा, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉप चेंजेस अगर नहीं आई तो फिर उन्होंने सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट किया। तो कंपैरिजंस वहाँ से स्टार्ट हुए। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेल्ड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन द यूएसए इन सितंबर 1952, ठीक है। अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस, निमोड रफेली आइडेंटिफाइड दिस एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीपीए। लेकिन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस रहेगी, ये निमोड रफेली ने बोला है, ठीक है। तो बात करते हैं कि वाई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों। एक तो आपकी वहाँ पे बिहेवियरल रेवोल्यूशन में ये था कि वो पॉलिटिकल जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपकी चेंजेस हैं। चेंजेस का मतलब है कि वैल्यू चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। वैल्यू चेंजेस होने की वजह से वहाँ के मेथड्स, वहाँ की टेक्निक्स में चेंज आया, ठीक है, कि हमने कैसे चीज़ों को या पॉलिसीज को बनाना है। उसी की वजह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस लाने की बात हुई। थर्ड, सेकंड थिंग, डिससेटिस्फेक्शन विद द ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो एडमिनिस्ट्रेशन चल ही रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। करप्शन की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा था, ठीक है। जो आपका डिवाइड था रिच एंड पुअर में, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है पीरियड ऑफ बाइपोलर वर्ड मीन्स अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ड हिस्ट्री, तो आपको पता है कि यूएसए जो है वो कैपिटल मार्केटिंग या कैपिटल आइडियोलॉजी था और रशिया आपका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था। तो दोनों में ये एक कंपटीशन था कि हमने जो नई कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, डेवलप हुई हैं, उन कंट्रीज में अभी भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे बना के रखना है। डायरेक्टली हम उनको अपने अभी अंडर कर तो नहीं सकते, इन्फ्लुएंस बनाना है। तो सोशलिस्ट बेटर है कि कैपिटलिस्ट बेटर है, तो उन्होंने कंट्रीज को असिस्ट करना शुरू किया। तो यहाँ से ही आपके दो एडमिनिस्ट्रेशन मर्ज हो रहे हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ठीक है। आइडियोलॉजीज के ऊपर ही एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं। फिर है आपका इमरजेंस ऑफ द न्यू डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल फंडिंग, क्योंकि अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको फंडिंग चाहिए, वो उस टाइम पे मिल गई थी, ठीक है। इसीलिए आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्लरिश किया। इमरजेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की बात होगी, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे फंडिंग की बात होगी। अभी हम इस जो हमारा ये आपको स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बात की हुई है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए फिर नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट आपको जब बताया गया कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बने तो रिसर्चेस हुई, मेथड्स बने, टेक्निक्स बने कि कैसे हम कंपैरिजंस करें, है ना। अब समझ आ गया कि कंपैरिजंस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारा देख लिया। अब हमने टेक्निक्स और मेथड्स अपनाने हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो रहेगा हमारे लिए स्टडी करना वो रहेगा आपका FW रिक्स, ठीक है।
तो इन्होंने क्या मेथड्स दिए, कौन सी टेक्निक्स दी जिससे हम स्टडी कर सकें, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो वीडियो हम तब बनाएंगे जब आपका हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि वीडियोस आपको समझ आ रही हैं, आप लाइक कमेंट और शेयर करके बताओगे, ठीक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले वीडियो में हम इसके डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।